आज हमारे बीच देश के जाने माने समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक, मैं पॉलिटिशियन तो इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मध्यवर्गीय राजनीति और समझौतावादी राजनीति से बहुत कोसों दूर नई लकीर पर चलने वाले योगेंद्र जी हम लोगों के बीच हैं। और देश के अंदर जो सेफोलॉजी, जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्थापित हुआ देश के अंदर बड़े वैज्ञानिक धरातल पर, उसको करने वाले ये शख्स जिनको कहा जाता था कि मतलब पॉलिटिक्स के ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, और बड़ा ही प्रामाणिक आंकड़ों के साथ तथ्यपरक विश्लेषण, जो अब हम लोग इनको मिस करते हैं और ये काम इन्होंने लगभग छोड़ दिया है। इस बार 2024 में फिर इनका उदय हुआ था उस रूप में हल्के सा तो आज हम लोगों के प्रभात खबर कार्यालय में योगेंद्र जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और मेरा पहला सवाल है, जो इंट्रो में ही था मेरा, कि जैसे आपने लंबे समय से सेफोलॉजी किया, एक बड़ा ही प्रामाणिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, और फिर 2024 में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि फिर एक हल्के सा ही लेकिन एक अनुमान हुआ, बड़ा सटीक अनुमान भी आया। तो मतलब वो पुराने वाले योगेंद्र जी अभी हैं? वो तो मजबूरी में आना पड़ा। सच बात ये है, जिसे सेफोलॉजी कहते हैं, चुनावी विधा, चुनावी विद्या, उसमें ज्योतिष वाला जो काम, हालांकि मैं कभी भी ये मैं नहीं मानता था कि वो ज्योतिष का काम सिर्फ था, लेकिन जनता उसे ऐसे ही देखती थी कि चुनाव की भविष्यवाणी की, भविष्य बताया। और 2011 में मैंने 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भविष्यवाणी की, लोगों के अनुमान से बहुत अलग थी और वो सही निकली। तो उसी दिन मैंने कान पकड़ के कहा था कि बस अब आगे से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि चुनावी ज्योतिष के काम में मेरी दरअसल कभी दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक राजनीति में मुझे रुचि थी, राजनीति समझना चाहता था, एक राजनीतिक आंदोलन से निकला था, राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहता था, और चूंकि राजनीति की समझ बनाना चाहता था, इसलिए चुनाव में क्या होगा इसमें समझ थी। तो ये जो शुद्ध या तो ज्योतिष वाला काम या शुद्ध अकादमिक काम चुनावों के अध्ययन का, उसमें एक हद के बाद मेरी दिलचस्पी थी नहीं। तो 2012 में मैंने कहा कि पहले भविष्य बताने का काम करता था, अब मैं भविष्य बनाने का काम करता हूँ, उसी में रुचि है, वही करता हूँ। इस बार मजबूरी में दोबारा वही टोपी लगानी पड़ी मुझे। मजबूरी में इसलिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव, देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, क्योंकि ये केवल संसद का चुनाव नहीं था, मैं तो कहता था ये तो संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। और उस चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा था कि देश का पूरा मीडिया मिलकर जनता की आंख में धूल झोंक रहा था। ऐसे चुनाव में जहां बीजेपी को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, जहां हालात बहुत प्रतिकूल थे बीजेपी के लिए, जनता विमुख होती जा रही थी, ज़मीनी मुद्दे जो थे उन पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था, ऐसे में पूरा मीडिया मिलकर 400 पार का राग अलाप रहा था, लोगों की आंख में धूल झोंक रहा था। अब ये केवल यदि अनुमान लगाने का मामला होता तो चलिए छोड़िए, मीडिया कुछ करता है करने दीजिए, गलत साबित हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दरअसल बार बार हमने देखा है, और आपने भी देखा होगा, कि मीडिया जो कहता है उससे लोग वोट कहाँ डालेंगे इस पे प्रभाव पड़ता है। न जाने कितने लोगों को मैं मिला जिन्होंने कहा कि वोट तो बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये आएगा तो मोदी ही, ये कैसे लोगों के मन में आया? ये इसलिए आया चूंकि मीडिया ने इस भ्रम को बहुत व्यवस्थित रूप से फैलाया। इसलिए मुझे महसूस हुआ, जब चुनाव से पहले जब मुझे लगा कि नहीं, ये तो ज़मीन पे, धरातल पे सच्चाई बिल्कुल अलग है, और जो टीवी के पर्दे पे दिखाई जा रही है वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया है। तो फिर मुझे लगा कमर कस के कि नहीं, पुरानी भूमिका में आके मुझे ये सच बताना है, और बताना है तो मतलब छत पे खड़े हो के चिल्ला के बताना है, जो सुनता है उसको बताना है। चूँकि मामला केवल चुनाव की भविष्यवाणी सही लेने का नहीं था, उस दौड़ में ना मेरी कोई दिलचस्पी थी, ये तो ज़बरदस्ती मेरे गले में गोल्ड मेडल डाल दिया गया है। जिस दौड़ में मैं शामिल नहीं था उसका गोल्ड मेडल मेरे सर पे डाल दिया गया है। लेकिन जो मुझे संतोष है वो इस बात का कि जब चुनाव हो रहे थे
और मीडिया बार बार ये भ्रम चला रहा था कि इस चुनाव में तो कुछ है ही नहीं, मोदी तो बन ही गए, इंटरव्यू हो रहे थे कि ये तो चुनाव तो महज औपचारिकता है, ये सब चल रहा था। ऐसे में मैंने बार बार आगाह किया, नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी को काफ़ी नुकसान फला जगह पे हो सकता है। जहां उन्हें फ़ायदा हो रहा था वो भी बताया, क्योंकि अगर आप इस विधा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा सच बताना होगा। आंध्र प्रदेश में फ़ायदा था, उड़ीसा में फ़ायदा था, वो सब बताया। तो इसकी संतुष्टि है कि मैंने देश के सामने एक सही तस्वीर पेश की, मगर ये मेरा काम नहीं है। फिर मैंने कान पकड़ लिए और कहा है कि अब आगे कोई भविष्यवाणी करने का कोई इरादा नहीं है, केवल अपेक्षा और उम्मीद है कि मीडिया जो काम करना चाहिए वो काम करेगा, आप लोग बेहतर करेंगे। भविष्यवाणी करना आपका काम है, मेरा काम थोड़ा ही है। ये मोदी 3 का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं, जनादेश को किस रूप में देखते हैं, ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, पूछे भी नहीं। देखिए, ये इस जनादेश को संदर्भ में देखना होगा। ये अगर आप केवल औपचारिक रूप से देखें तो आप कह सकते हैं कि देखिए, सरकार तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी, तीसरी बार दोबारा आपको बहुमत मिल जाए, किसी भी तरह सरकार बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कहा गया कि नेहरू जी के बाद जी जी जी, ये सब बातें कही गई, लेकिन ये कोई सामान्य चुनाव था ही नहीं भाई। ये चुनाव संसद का चुनाव नहीं था, ये संविधान सभा का चुनाव था। इस चुनाव में ये चुनाव नहीं था, प्लेबिसाइट था। प्लेबिसाइट में क्या होता है, जनता से पूछा जाता है कि क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन छोड़नी चाहिए कि शामिल हो जाना चाहिए, हाँ कि ना। तो उस तरह से इस देश की जनता से कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी पे आप आंख मूंद के अंगूठा लगाने को तैयार हो कि नहीं हो, बाकी सब औपचारिकताएं थी। और इस देश की जनता ने 240 दे के ना कह दिया। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, बाकी सब औपचारिक आंकड़े हैं, क्योंकि जी सरकार बन गई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बनी, मगर जैसा मैंने कहा ये जनमत संग्रह था, और जनमत संग्रह में उत्तर ये होता है या तो हाँ या फिर ना, और इस देश की जनता ने ना कह दिया। इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं, इसीलिए गुब्बारे की हवा निकली हुई है, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे कर रहे हैं। सरकार बन गई है, लेकिन सरकार और इकबाल में अंतर होता है। सरकार बन गई है लेकिन इकबाल चला गया है सरकार का। तो अब तरह तरह के सवाल उठते हैं, वो सवाल जो कि पहले उठा नहीं करते थे। अब सेबी के प्रमुख के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, पहले नहीं उठते थे ना ये सवाल, होते तो यही सब कांड पहले भी थे, ये उठ रहे हैं। अडानी के बारे में सवाल उठ रहे हैं, वक्फ बिल वापस लेना पड़ा है, न जाने कितनी चीज़ों पे पलटने, और अब तो लगता है अग्निवीर पे भी पलटने की तैयारी हो रही है। हैरानी ना होगी अगर जाति जनगणना पे भी पलट जाएं, अब तो ये तो यू टर्न होने शुरू हो गए हैं। तो सरकार है लेकिन इकबाल नहीं है, और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर इस चुनाव के एक और मैसेज को देखा जाए तो भाजपा अब जो है तो पूरे संपूर्ण भारत की पार्टी हो गई है। साउथ में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, वोट बैंक बढ़ाया, नॉर्थ ईस्ट में अपनी पैठ है ही भाजपा की, हिंदी पट्टियों में भी है। तो एक ये चुनाव तो एक ताकत दिया है इस चुनाव ने भाजपा को, क्या लगता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है, और उसकी उन इलाकों में पैठ बढ़ी है। देखिए, पूरे देश में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 तरह के इलाके देख सकते हैं। एक वो जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता का स्वरूप है, एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ सब जगह, ये आप कर्नाटका से शुरू हो जाइए और बिहार झारखंड तक आ जाइए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश नुकसान हुआ है, केवल एक छोटी सी पट्टी छोड़ दीजिए नुकसान हुआ है। दूसरा वो इलाका है जहाँ भारतीय जनता पार्टी चैलेंजर है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं, विपक्ष का, प्रतिपक्ष का, विरोध का, प्रतिरोध का एक मुखौटा पहन के आई है। उन सब जगह भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है। आप देखिए उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इस सब, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पे मोहर नहीं है, वो मोदी की गारंटी पे मोहर नहीं है, वो उस राज्य विशेष की स्थिति में जो एक जो वैक्यूम है, एक जो शून्य है, उस शून्य को भरने की आकांक्षा है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरी जगह धक्का लगा, अगर यहाँ रिकवरी ना होती तब तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पे आ जाती, पूरा सारा मामला ही बदल जाता देश का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को एक मोहलत मिली है, वो चुनाव सरकार बनाने की स्थिति में आए हैं, और दीर्घ काल में हम जैसे लोग जिन्हें इस चुनौती का मुकाबला करना है,
उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि ये पूरे देश भर की चुनौती है। तो उस मायने में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो चुटकी बजाते ही चली जाएगी। कल को केंद्र सरकार भी इनकी चली जाए तब भी संघर्ष लंबा है। इस देश को आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से बचाने का जो संघर्ष है बहुत लंबा संघर्ष है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। आजकल राज्य सरकारों में खास करके देखा जा रहा है कि एक स्कीम चल रही है, मान लीजिए जिसमें अपने खजाने खोल दे रहे हैं, पैसे महीने में दिए जा रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना रहा, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना है, जम्मू कश्मीर में घोषणाएं हैं पार्टी की कि भाई हम 1200 से 1800 और इस तरह से चीज़ें करेंगे जो सीधे ट्रांसफ़र होंगे महिलाओं के खाते में खास करके। तो आपको क्या लगता है इनका वाकई में कोई चुनावी लाभ भी मिलता है पार्टियों को समय पर? क्योंकि मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि झारखंड में चुनाव होना है। मैं पहले सोचा करता था कि आखिरी 6 महीने की किसी घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्य प्रदेश में तो पड़ा, ऐसा लगता है कुछ पड़ा। हकीकत ये है कि एक औसत नागरिक को महसूस होता है कि सरकार कुछ करेगी तो नहीं। जो गरीब है, अंतिम व्यक्ति है, उसे लगभग समझ आ गया है कि इस सरकार से आपको कोई बुनियादी चीज़ तो मिलने वाली है नहीं, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना कुछ। तो जो बिल्कुल सीधे सीधे कैश है वही पकड़ लो, वही है जो हाथ में आएगा, बाकी तो कुछ आना नहीं, बाकी तो केवल डायलॉग हैं। कृषि की उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं मिलना। इसलिए जो 1000, 1500, 2000 मिलता है उसी को कस के पकड़ लेता है आदमी, समझता है भैया ये तो है, ये तो मिला, और अब वो यही देखता है। तो इसको रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अंततः जो रेवड़ी की बातें करते हैं उन्हें लड्डू दिखाई नहीं देते जो अडानी को दिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दिए जा रहे हैं, उसकी कभी चर्चा नहीं होती है। सिर्फ रेवड़ी इनको दिखाई देती है। जहाँ कुछ ना मिलने से तो रेवड़ी मिलना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनके जीवन में खुशहाली लाएं, उसका प्रयास अधिकांश सरकारें लगभग छोड़ चुकी हैं। ये खतरे की बात है, इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। और ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता कि आप मेरे को 5-10 रुपए का नोट न पकड़ाएं, जब मैं बीमार हूँ, अस्पताल में जाऊँ तो मुझे कुछ मिले, मेरे पूरे मौलिक जीवन का बदलाव। वो एक तरह से लोग इस आकांक्षा को छोड़ बैठे हैं कि ये तो होना ही नहीं है, अब जो मिल सकता है वो पकड़ लो, ये वाली मानसिकता बन रही है। ये था कि वाकई में चुनाव का भी इसका असर पड़ता है या कुछ जगह पे पड़ सकता है। झारखंड में ऐसी घोषणा हुई है, और चूंकि झामुमो की सरकार का एक तरह से ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से, हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी के बाद से उनका एक अपना इस वक्त दबदबा है, एक असर है। तो ऐसे में ये घोषणा अभी तक मिला तो बहुत कम लोगों को है, लेकिन घोषणा हुई है और ज़मीनी स्तर पे उसको देने के प्रयास चल रहे हैं। तो इससे हो सकता है लोगों में उत्साह बने और आने वाले चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। झारखंड में क्या परिस्थितियां देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या मतलब सरकार का फिर से रिवाइवल हेमंत सोरेन का, या भाजपा कोई बड़ी ताकत बन के उभरेगी? मैंने आपका पूर्वानुमान क्या है? जैसा मैंने कहा, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं, मजबूरी सेफोलॉजी नहीं बोल रहे, सेफोलॉजी वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आप मोटे तौर पे, मतलब कायदे से तो बीजेपी को जीतना चाहिए यहाँ पे ना। अगर आप लोकसभा के चुनाव को देखें, लोकसभा के चुनाव की पुनरावृत्ति यदि होती है तो बीजेपी आगे है। इंडिया गठबंधन विधानसभा में 90 में से 51, तो 81 में से 51 आ रही हैं। तो 81 में से 51 वाली जिसको लीड मिली है उसको तो चुनाव में आगे आना चाहिए, लेकिन ज़मीन पे वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जो इलाका, जो 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती वो सब आदिवासी सीटें हैं। आदिवासी अंचल पे जेएमएम की पकड़ कमज़ोर होती दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद मजबूती हुई होगी, कमज़ोर नहीं हुई है। लेकिन जो बाकी अंचल है जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे तरह तरह के दावेदार आ रहे हैं। वहां नई पार्टी भी आ रही है, वहां तमाम किस्म के बीजेपी का पकड़ जो है लोकसभा के चुनाव की तुलना में विधानसभा में थोड़ा हल्का हमेशा ही होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा हल्का हो रहा है, जिसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ
वो जो इनिशियल एडवांटेज था उसको दोहराना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो वास्तव में यहाँ चुनाव है। मैं जिस बात को आप कर रहे हैं उसमें जोड़ेंगे हम एक चीज कि 2019 वाले चुनाव में 61-62 विधानसभा सीटों में थे, तो इस बार तो आप जो जैसा आपने ठीक ही कहा कि थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ है वो अब जी, तो बस आप यही देख लीजिए, जैसे हरियाणा में पिछली बार 90 में से 2019 में लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर 79 पे आ गई थी बीजेपी, और विधानसभा आते आते 40 पे सिमट गई थी। तो और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ ऐसा है। है ना? 2019 में तो 61-62 से सिमट के कितने पे आ गई थी? 25 पे आ गई थी। तो अगर 61 से 25 पे पहुंची थी तो 51 से कहाँ पहुंचेगी? मगर ऐसा गणित होता नहीं है। मैं केवल इसका एक वो कहने के लिए कह रहा हूँ कि ये कठिन है, आसान नहीं है। हालांकि तीनों राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, अभी जम्मू कश्मीर को अलग रख दीजिए, इन तीनों में अगर कहीं भी बीजेपी प्रयास कर सकती है तो वो झारखंड है। सवाल है कि जातीय जनगणना का बड़ा शोर है, खास करके राहुल गांधी बड़ी शिद्दत से इसको उठा रहे हैं, तो आपके इसमें क्या विचार है, क्या लगता है होनी चाहिए। मने मजे की बात यह है, देखिए जातीय जनगणना क्या है? जातीय जनगणना तो केवल एक डायग्नोस्टिक टूल है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ में दर्द हो रहा है, कल गिर गया था तो कहता है एक्सरे करवा लो। अब इसके बाद बहस हो सकती है कि एक्सरे के बाद ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, प्लास्टर से काम चल जाएगा या सॉफ्ट उससे ही काम चल जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, इस पे तो बहस हो सकती है। अमूमन इस पे बहस नहीं होती कि एक्सरे करवा लिया जाए या नहीं। विचित्र देश है कि इस पे बहस हो रही है कि एक्सरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विचित्र देश है कि ओबीसी को 1990 से आरक्षण दे दिया गया है। आज तक पता नहीं है कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी वर्ग विशेष को एक कानूनी प्रावधान बना के कुछ उनके लिए देता हो और सेंसस में उनकी गिनती ना करता हो। ये विलक्षण चीज़ हमने स्थिति खड़ी की है और इस पे तर्क हो रहे हैं। आप ही बताइए, अगर इस पे तर्क हो, आपके कोई मित्र आके कहें कि ना एक्सरे मत करवाओ, आप कहेंगे ना दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला है करवा ही लें, फिर वो अड़ जाए कहेगा एक्सरे नहीं होने दूंगा, फिर वो आपका मित्र है या नहीं, आपको कुछ शक होने लगेगा ना कि कुछ मामला गड़बड़ है कि क्यों कह रहा है एक्सरे। तो ये जो जाति जनगणना का विरोध होता है, मैं तो हैरान हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग आरक्षण के ईमानदार से विरोध करते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई जाति अब इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बची है, अमीरी गरीबी की सच्चाई ज़्यादा बड़ी है, उन्हें तो आगे बढ़ के जाति जनगणना मांगनी चाहिए। क्योंकि जाति जनगणना से केवल जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं होगी। ये जनगणना बहुत ही भ्रामक शब्द है। ये केवल जनसंख्या की गणना नहीं होगी, प्रत्येक जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के बारे में संपूर्ण आंकड़े आएंगे। जैसे बिहार में तो एक छोटा सा भी झलक ही मिली है, लेकिन उससे पता लगता है ना क्या कुछ हो रहा है। वैसी जनगणना तो जिन लोगों का आरक्षण से विरोध है उन्हें भी मांगनी चाहिए, अगर वो ईमानदार हैं। उन्हें मांगनी इसलिए चाहिए कि अगर वो ईमानदार हैं तो ठीक है, आप जनगणना करवा लीजिए, पता लग जाएगा कि मुसहर, भुइयाँ और ब्राह्मण तीनों के अंदर बराबर शैक्षणिक स्तर है। अच्छी बात है, पता लग जाए तो फिर इस पे आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए। हकीकत ये है कि जो एक्सरे का विरोध कर रहा होता है उसे पता होता है कि एक्सरे में क्या निकलेगा और इसलिए विरोध कर रहा होता है कि ना ये बात प्रमाणिक ना हो जाए। आरएसएस ने भी तो कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए और वो उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसको राजनीतिक दुरुपयोग को कैसे? आरएसएस का ये बयान जो है एक राजनीतिक बयान है। अच्छी बात है, राजनीतिक बयान देने चाहिए। राजनीतिक बयान अपने आप में झूठे नहीं होते। आरएसएस अब इस मामले पे इतने समय तक आरएसएस ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जाति जनगणना की बात करना राष्ट्र विरोधी है, देश तोड़ने वाली बात है। जबकि इन्हीं के नेता, बीजेपी के नेता संसद में लंबे लंबे भाषण दे रहे थे कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। सन 2010 की संसद की कार्यवाही आप पढ़ लीजिए। गोपीनाथ मुंडे जो कि भाजपा के उस समय सदन के नेता थे, उनका बयान सुन लीजिए, सुषमा स्वराज का भाषण सुन लीजिए। तो एक तरफ ये कह रहे थे कि हम तो पक्ष में हैं, राजनाथ सिंह 2018 में संसद में वायदा कर रहे हैं कि हम ओबीसी की जनगणना करवाएंगे, और बाहर आके कहते हैं राष्ट्र विरोधी है। ये बात करना ही देश तोड़ने वाली बात है। तो ये पाखंड कितने दिन आप चलाएंगे? अंततः अब जमीनी सच्चाई और वैचारिक पाखंड
में इतनी दूरी जो बन गई थी उसको पाटने की कोशिश कर रही है। आरएसएस भी यू टर्न ले रही है और यू टर्न लेने के लिए शुरू में स्पेस बनाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। कुछ दिन में भूल जाएंगे इसको। जो वर्तमान लोकसभा चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी कितने ताकतवर हुए और कितने मेच्योर पॉलिटिशियन अब आपको दिख रहे हैं, और जो आने वाला चुनाव है फिर थोड़ा पूर्वानुमान में ही जाएंगे, क्योंकि तो आने वाले चुनाव में क्या वो भाजपा के साथ के खिलाफ खड़े होने वाले ताकतों में दिखेंगे, बड़ी ताकतों में राहुल गांधी? आज तो दिख रहे हैं। जो पप्पू का पोस्टर बनाया था, और पप्पू का पोस्टर बनाने में बहुत सैकड़ों करोड़ों रुपए शायद खर्च हुए थे, वो पोस्टर तो फट गया भारत जोड़ो यात्रा से। और उसके बाद से चुनाव में हमने उसका असर देखा है। और जब से लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं तो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो जनता सुनना देखना चाहती है। और ये जो चुनाव के बाद सर्वेक्षण हुए हैं, जनमत सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें भी ये बात उभर के आ रही है। राहुल गांधी की छवि से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है उन मुद्दों की प्रतिध्वनि जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी 3 मुद्दे उठा रहे हैं, और आप लेटेस्ट इंडिया टुडे का सर्वेक्षण आया, तीनों मुद्दों के बारे में जनता का ओपिनियन देख लीजिए। कास्ट सेंसस का सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से पहले कोई 56% व्यक्ति उसके पक्ष में थे, अब 74% व्यक्ति उसके पक्ष में हो गए हैं। दूसरा सवाल वो उठा रहे हैं अग्निवीर योजना का। अग्निवीर योजना के विपक्ष में बिल्कुल मतलब ओवरवेलमिंग जनता इसके खिलाफ है। और तीसरा सवाल उठा रहे हैं बिग बिजनेस का। आप फिर आंकड़े देख लीजिए। जनता से पूछा जाता है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किसके लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए या कि बिग बिजनेस के लिए? 3/4 लोग कहते हैं बिग बिजनेस के लिए काम कर रही है। वो मुद्दे आ रहे हैं, तो व्यक्ति से ज़्यादा मुझे विचार में दिलचस्पी है उन मुद्दों में। राहुल गांधी किस मुद्दों का प्रतिनिधि बन के आते हैं, और अगर अंतिम व्यक्ति के मुद्दों को उठा के राहुल गांधी आते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। बिहार में प्रशांत किशोर, जो आप ही के लगभग पेशे से पहले जुड़े हुए थे, लोग मन मान के चले सेम धरातल पर बड़ी शिद्दत से एक पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, और 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी लॉन्च भी कर रही है। तो प्रशांत किशोर का कितना स्पेस है बिहार की राजनीति में, क्या देखते हैं आप लोग बेहतर बता पाएंगे। आप ज़मीन पे हैं, आप देख रहे हैं। मैं तो दूर से केवल इतना देख पाता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पे घूम रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो सड़क पे घूमता है, मैं तो स्वागत करता हूँ इस चीज़ का। एक नई पार्टी बनाने का हक हर एक को है, स्पेस होना चाहिए। और उनके पास संसाधन भी, हम जैसे लोग जो नई पार्टी बनाने की कोशिश किए थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे, उनके पास संसाधन भी हैं। उसके बाद उसकी ग्राह्यता कितनी बढ़ रही है, इसके बारे में आप लोगों का अनुमान मुझसे जाहिर है, क्योंकि ये कोई दिल्ली में बैठ के अनुमान नहीं हो सकता है, तो सड़क और गली में बैठ के हो सकता है। तो क्या उनका प्रयास बिहार की राजनीति के मुद्दे बदलेगा, हालांकि वो खुद सफल नहीं हो पाएंगे, या कि वो खुद सफल भी हो पाएं? लेकिन नई पार्टी जरूरी नहीं है कि खुद सफल होने पर ही सफल होती है, चुनाव जीतने पर ही सफल होती है। चुनाव न जीतने पर भी कोई पार्टी सफल हो सकती है, वो मुद्दे बदल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं बिहार के, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बिल्कुल जो बुनियादी शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य के सवाल उठा रहे हैं। और अगर उनके आने से ये सवाल बिहार की राजनीति के बड़े सवाल बन जाते हैं, उनकी पार्टी जीते या न जीते, मैं इसे तो सफलता मानूंगा और उन्हें धन्यवाद करूंगा। आप जैसे जो पूरे डेमोक्रेटिक लोग हैं, उनका साथ उनको मिल सकता है? अगर आप जैसे लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में मदद कर सकते हैं? हमारा आज की तारीख में भारत जोड़ो अभियान का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि इस वक्त भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के गणराज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है आरएसएस बीजेपी का प्रहार, और हम किसी भी कीमत पर उसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रशांत किशोर इस पे कहाँ खड़े हैं, ये जब तक पता नहीं लगता तब तक जाहिर है कठिन हो जाएगा इस सवाल के ऊपर एक स्पष्ट पोजीशन लेना। कोई अभी शक सुबह है प्रशांत? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में ना। वो जैसा मैंने कहा, वो सही मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ों का समर्थन, अगर सामान्य राजनीति का सामान्य समय होता तो मैं ये भी कहता कि ऐसे प्रयास को तो समर्थन करना चाहिए, जीते हारे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन
अगर उसके आने से कहीं बीजेपी के जीतने की गुंजाइश बढ़ती है या स्थानीय समीकरण ऐसा बनता है जिसका बीजेपी लाभ उठा सके, तो फिर उसके बारे में पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। चूँकि अभी तक कम से कम 2029 तक, और मेरे लिए बिहार का चुनाव इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि अगर बिहार में एनडीए हार जाता है तो मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उस दिन से। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बिहार का चुनाव, और इसलिए प्रशांत किशोर के वहाँ जाने से किस पलड़े का वजन बढ़ता है घटता है ये जरूर देखना होगा। आपके पुराने साथी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, कितनी सहानुभूति है आपको, या फिर कोई गलतियां उन्होंने कर दी इसका आज वो परिणाम भुगत रहे हैं? जेल बिल्कुल गलत तरीके से भेजा गया है। मेरे उनसे लाख डिफरेंसेस हैं। जो आबकारी नीति है, शराब नीति जिसके कारण वो गए हैं, उससे मुझे डिफरेंसेस हैं। मगर इस तरह से बिल्कुल बहाने बना के, झूठे एविडेंस खड़े करके किसी भी व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को करना तो बहुत ही बड़ी बात, और वो भी चुनाव से पहले, उनको इस तरह से जेल में डालना पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक था। एक केस पे छुट गए, अगले दिन सीबीआई नया केस बना के खड़ी हुई है। मैं तो हैरान हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका देख कैसे रही है इन चीज़ों को। उन्हें भी नहीं दिख रहा क्या कि बिल्कुल एक के बाद दूसरे केस में फंसाने की बात है। तो पसंद नापसंद अपनी जगह है, नीतिगत सहमति असहमति अपनी जगह है, व्यक्तिगत चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। इससे पहले मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। अगर केंद्र सरकार जब चाहे तय कर सकती है किस चीफ मिनिस्टर को अंदर डालना है, हेमंत सोरेन को अंदर डालना है, अरविंद केजरीवाल को, तो कौन सा संघीय राज्य बचा भाई, कौन सा संविधान बचा इस देश में? उन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बाकी सब नापसंद बाद में आएगी। एक आखिरी सवाल योगेंद्र जी, कि अब इस देश में समाजवाद और वामपंथ, इसका कोई स्पेस बचा है, कोई संभावना देखते हैं? मैं बहुत संभावना देखता हूँ, मगर इसके अर्थ बदलने होंगे। हाल ही में मुझे अवसर मिला केरला में इस विषय पे बोलने का कि और मैंने यही प्रश्न पूछा, वाम होने का अर्थ क्या है? वाम होने का अर्थ यदि ये था कि सोवियत संघ से प्रभावित होके हम एक उस तरह की कम्युनिस्ट सिस्टम यहाँ बनाएं, तो वो सपना धूल धूसरित हो चुका है। शायद वो सुंदर सपना था भी नहीं। लेकिन अगर वाम का मतलब है सत्ता के प्रतिरोध में खड़े होना, अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को उठाना और इस समाज में समता का, न्याय का आग्रह करना, तो उसकी गुंजाइश न सिर्फ बची है बल्कि बढ़ी है। क्योंकि आरएसएस बीजेपी का जो हमला है, उस हमले का विरोध केवल और केवल एक नया सामाजिक गठबंधन बना के हो सकता है। और वो सामाजिक गठबंधन होगा जिसको मैं बोलता हूँ बॉटम ऑफ द पिरामिड। भारत का जो पिरामिड है उसके जो नीचे जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, गरीब, महिला, इनका आपको एक गठबंधन बनाना होगा। और ये बॉटम ऑफ द पिरामिड की राजनीति करना तो वाम की राजनीति है ना। तो उस मायने में वाम की राजनीति और वर्ग के सवाल को उठाने का आज भारत में जितना मौका है, इतना पहले नहीं था। तो उसकी संभावना है, बशर्ते कि हम उन्हीं शब्दों, उन्हीं शब्दावली, उसी नारे, उसी झंडे, उसी किताब का अपना रस्मी आग्रह छोड़ दें। मतलब बहुत चीज़ों में बदलाव की जरूरत है, खास करके हर विचार को बदलना होता है। पूंजीवाद ने अपने आप को इतना बदला है, साम्यवाद, समाजवाद क्यों ना बदले। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका, आपने समय दिया, बहुत बहुत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।